अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं जनरल क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूं जो कि मुझसे कई दिनों से लोग पूछ रहे थे, जो कि कॉमन सवाल थे। उन सवालों का जवाब दूंगा मैं। ये कुछ सवाल है जो मैंने लिख लिए हैं एक पेज के ऊपर, जो मुझे याद आए हैं या जो मुझे टेक्स्ट के अंदर मैसेज किए हुए थे लोगों ने, उनको मैंने लिख लिया है एक पेज पर। ये सारे क्वेश्चन तो नहीं हैं, ये कॉमन क्वेश्चन हैं जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप इसके अंदर इसी चैनल के कमेंट्स के अंदर सवाल लिख लेना या मुझे व्हाट्सएप के अंदर मुझसे पूछ लेना। मैं वो उस सवाल का जवाब उसी वक्त आपको दे दूंगा या इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो कॉमन क्वेश्चन हो रहे थे कि वो ऑनलाइन की केस में हो रहे थे कि ऑनलाइन की केस में बुक्स हम कैसे लेके आएंगे हमारे अपने पास, या हमें बुक प्रिंट करवानी पड़ेगी क्या, यानी इसका प्रोसेस होगा। तो हर कॉलेज की अपनी एक बुक शॉप होती है, जैसे कि राइज़ की भी अपनी बुक शॉप है। राइज़ वाले अपनी जो बुक्स हैं वो खुद ही बेचते हैं, वो किसी बुक शॉप वगैरह को नहीं देते। इसके अलावा जो अगर कैफ़ के अंदर आप आते हैं तो जितनी भी बुक्स होती हैं कॉलेजेस की, उसका एक ही बुक शॉप है, इसका नाम है वहीद बुक हाउस, लाहौर के अंदर ही है। वो बुक्स को कुरियर कर देता होता है। अगर आप ऑनलाइन मंगवाते हो तो उसको आप पैसे सेंड करोगे वो, और अपना एड्रेस वगैरह सेंड करोगे, वो आपको घर ही भेज देगा बुक, यानी ऑनलाइन के केस के अंदर। सेम इसी तरह कोई मसला नहीं है कि आपको बुक प्रिंट ही करवानी पड़ेगी, इस तरह का कोई इशू नहीं है। तो बुक्स इस तरह डिलीवर हो जाएगी। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है बुक कौन सी यूज़ करनी है, आई कैप वाली या जो कॉलेज की अपनी होगी। तो मैं बताता चलूँ, हर कॉलेज की अपनी, हर टीचर की अपनी बुक होती है। आई कैप की बुक कोई यूज़ नहीं कर रहा होता, एक्सेप्ट अगर टीचर खुद करवा रहा हो वो अलग बात है, मगर मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर हर टीचर की अपनी बुक ही होती है। क्योंकि आई कैप की जो बुक है, आई कैप ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स से ना वो कॉपी पेस्ट किया हुआ काम, यानी कह सकते हैं क्या है, एक स्टैंडर्ड ही होते हैं सीए के अंदर। वो इस स्टैंडर्ड को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ISA इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अकाउंटिंग, इस तरह वो स्टैंडर्ड्स को कॉपी करके अपनी बुक में डाला हुआ है। और वो जो वर्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब कि एक कॉमन स्टूडेंट के लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस वजह से हर टीचर अपनी बुक को खुद लिखता है। आई कैप की बुक का वही स्टैंडर्ड को अपने अल्फाज में लिखता है, जिससे वो बच्चे को याद करते हो तो बच्चे को समझते हो तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मतलब कि आउटस्टैंडिंग इंग्लिश को सिंपल इंग्लिश में लिख दिया जाता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। मतलब जो होता है बात का वही बन रहा होता है। इसलिए हर टीचर की अपनी बुक होती है और हर स्टूडेंट उस टीचर की बुक को यूज़ कर रहा होता है। क्योंकि अगर आई कैप की कोई चाहे, और अगर कोई कहे कि मैंने तो आई कैप की बुक ही यूज़ करनी है, सर की टीचर की बुक यूज़ नहीं करनी, तो वो उसका मसला ये होगा कि जब टीचर कोई क्वेश्चन करवा रहा होगा वो तो अपनी बुक को रेफ़र करेगा ना, कि मेरी बुक का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 खोलो और इस क्वेश्चन को सोल्व करो, या मैं सोल्व कर रहा हूँ बोर्ड पर, देख लो। तो अगर आपके पास आई कैप की बुक होगी, जो सर की बुक में चैप्टर 1 होगा वो आई कैप की बुक में शायद चैप्टर नंबर 10 हो या चैप्टर नंबर 5 हो, मतलब चैप्टर की तरतीब वगैरह भी चेंज होगी, सारा कुछ चेंज होगा। तो आपको वो टीचर की बुक ही यूज़ करनी पड़ेगी। और बुक डिलीवर अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो कैसे होगी, आपको कॉलेज वाले खुद बता देंगे जो बुक शॉप का नंबर है, या कॉलेज वाले खुद ही डिलीवर कर देंगे आपको, आप उनको पैसे सेंड करेंगे। क्योंकि राइज़ के केस में अब काफ़ी बच्चे राइज़ के अंदर एडमिशन लेते हैं PRC के लिए ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो राइज़ की ये पॉलिसी है कि आपको बुक भी लेना कंपलसरी है। मतलब कि 35,000 उनकी ऑनलाइन की फ़ीस है, तो 4,250 रुपये उनकी बुक्स की फ़ीस है, डिलीवरी चार्जेस इंक्लूड करके बता रहा हूँ। मतलब कि आप 4,250 रुपीज़ में बुक आपको आपके घर डिलीवर हो जाएगी। ये राइज़ वालों की पॉलिसी है। बाकी कॉलेजेस की मुझे नहीं पता, बाकी कॉलेज वालों ने तो अपनी बुक बस बुक शॉप को दे देते हैं, बुक शॉप वाला आगे जिस तरह मर्जी बेचे। मगर राइज़ के केस में जो PRC का केस है, इसमें राइज़ वाले खुद ही अपनी बुक सेल कर रहे होते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि उनका 80 के अंदर प्रॉफिट वगैरह इंक्लूड होता है कि नहीं, बस इतना मुझे पता है कि वो ऑनलाइन के केस में लेना कंपलसरी है। मतलब 35,000 का आप अगर ऑनलाइन पोर्टल लेंगे तो आपको बुक लेना भी कंपलसरी होगी। तीसरा क्वेश्चन है ऑनलाइन मोड कैसा है, टेस्ट वगैरह होते हैं, क्वेश्चन वगैरह कैसे पूछ सकते हैं, यानी बच्चों का ये ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मैं बताता चलूँ, ऑनलाइन और फिजिकल में कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि एक आप क्लास में बैठ कर पढ़ रहे हैं, एक आप अपने घर में बैठ कर पढ़ रहे हैं, बस ये फ़र्क है। क्योंकि हर टीचर को, अगर आप एक एक्सपीरियंस टीचर के पास पढ़ रहे हैं, एक अच्छे मशहूर टीचर के पास पढ़ रहे हैं, उस केस में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो टीचर ने पहले ही क्लियर कर देने हैं। क्योंकि टीचर को कई सालों का एक्सपीरियंस है,
कुछ टीचर तो 2005 2010 से भी पढ़ा रहे हैं। मतलब कि जिन कुछ टीचर्स हैं जिनको 20 साल और 15 साल का भी एक्सपीरियंस है। मतलब कि जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना है उस टीचर ने पहले इस क्वेश्चन को बता देना है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन नया डेवलप होगा तो जो फिजिकल वाले बच्चे क्लास ले रहे होंगे वो उस वक्त सवाल पूछ लेंगे और उसी वक्त टीचर जवाब दे देगा। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 99% केसेस के अंदर तो आपका जो सवाल आपने पूछने होंगे वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई 1% सवाल आ जाता है तो इसके लिए ऑनलाइन मीटिंग होती है, जूम मीटिंग। फ़िलहाल राइज़ वाले जो मेरे ख्याल में जूम मीटिंग नहीं करवाते, क्रिसेंट वाले करवाते होते हैं। बाकियों का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ राइज़ से पढ़ा है और क्रिसेंट से पढ़ा है। बाकियों का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मुझे इतना पता है पीआरसी के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर टीचर भी यानी एडमिन होते हैं और आप टीचर को टैग करके कोई सवाल पूछेंगे तो टीचर का टीए जो होता है, टीचर असिस्टेंट, वो जवाब दे देगा। मतलब इस तरह होता है राइज़ के केस में। और क्रिसेंट के केस में हर हफ्ते 1 हफ्ते बाद मीटिंग होती है, जूम मीटिंग। उसके अंदर आप टीचर से सवाल करेंगे, टीचर जवाब दे देगा। मतलब ऑनलाइन। और टेस्ट वगैरह जिस दिन कॉलेज का टेस्ट होगा उसी दिन आपको पोर्टल पर टेस्ट मिल जाएगा। बस फ़र्क ये होता है अगर आप कॉलेज में बैठकर करेंगे तो आप नक्कल लगाने के चांस आपके कम है। घर बैठकर करेंगे आपको ये हो सकता है बुक खोल के आप सारा टेस्ट कर लें। मगर यही बात है, अगर आप अपने साथ लॉयल होंगे कि मैंने टेस्ट इसी वजह से देना कि मेरी तैयारी हो सके, तब तो आप इस तरह के काम नहीं करोगे। अपने आप के टाइम बाउंड होकर प्रैक्टिस करोगे कि समझ लो अगर 1 घंटे का टेस्ट है, आप टाइमर लगाओगे, टाइमर लगा के उसको सॉल्व करोगे। 1 घंटे के बाद जितना सॉल्व हो गया ठीक है, उसको बंद करोगे, उसकी तस्वीर लोगे, उसको कैम स्कैनर के साथ स्कैन करोगे और उसको टेस्ट अपने पोर्टल पर अपलोड कर दोगे। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जितना भी कॉलेज वालों की जो पॉलिसी होती है उसके अंदर चेक करके वो आपको टेस्ट दे देंगे। मतलब कि बिल्कुल फिजिकल और ऑनलाइन में कोई फ़र्क ही नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा सिस्टम चल रहा होगा। इसी तरह क्रिसेंट के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं, कैफ की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कैफ क्रिसेंट से किया है, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके समझ लो कोई पोजीशन भी आती है तो आपको उसका इनाम भी मिलता है। क्रिसेंट के अंदर जो सर आसिफ हैं, सर आसिफ यानी बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, ऑडिट, MFA ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो ये रेगुलर इनका यानी क्लास स्टार्ट होने से पहले रिवीजन का एक होता है इनके, यानी एक MCQ होता है, उसका टेस्ट होता है और उसका जो लिंक होता है वो ऑनलाइन के अंदर भी शेयर कर देते हैं। तो जो बच्चा जिसकी फर्स्ट 10 पोजीशन आती है उसको यानी कुछ छोटा मोटा इनाम भी मिलता है 50 रुपये। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन और फिजिकल के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस किस चीज़ का है? एक डिफरेंस ये है कि आप क्लास में बैठे हो या घर बैठे हो, बस इतना फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। जो आपके जो क्वेश्चन होंगे जो आपने पूछने होंगे वो फिजिकल वालों ने खुद ही पूछ लेने। बस ये है कि आप अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, टीचर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बस ये फ़र्क होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। तीसरा, एक बच्चे ने ये भी पूछा था आई कैप कौन कौन सी स्कॉलरशिप देता है, यानी इस तरह के कोई सवाल थे। या सबसे पहले मैं तो बताता चलूँ, ये जो CA है ये भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि ये प्राइवेट दूसरी डिग्रीज़ हैं। लेट्स सपोज कोई अगर बंदा मेडिकल करता है प्राइवेट, तो मेरे तो ख्याल में इसको कोई 1 करोड़ शायद या इससे भी ज़्यादा शायद लगता है, इतना मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि इतना तो लगता ही है उसका। मगर CA के केस में उसका कम पैसा लग रहा होता है, वो फिर भी स्कॉलरशिप का पूछ रहा होता है। तो फिर भी मैं बता दूं कि इसमें कोई 3-4 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। एक होती है, इसका नाम मुझे याद नहीं याद आया, मैंने ज़्यादा रिसर्च की, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन लिखे हैं और क्वेश्चन का जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। मगर मैं आपको नाम तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मगर कोई 3-4 तरह की स्कॉलरशिप है। एक स्कॉलरशिप ये है कि जो आई कैप देता है टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स को, जिसके अपने बोर्ड के अंदर टॉप 20 पोजीशन आई होती है, उसको आई कैप 100% स्कॉलरशिप देता है। ना उसकी कोई एग्ज़ाम फ़ीस होती है, ना उसकी कोई कॉलेज फ़ीस होती है। मतलब कि अगर जैसे कि राइज़ है, राइज़ आई कैप के साथ रजिस्टर्ड है कॉलेज। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो आप अगर राइज़ में एडमिशन लेना चाहेंगे, आई कैप जिसको आई कैप ने रजिस्टर किया हुआ कॉलेज, उसके अंदर जो जिसमें आई कैप आपको स्कॉलरशिप देना चाहे उस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लोगे, आपको कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, कॉलेज फ़ीस भी और आई कैप की फ़ीस भी, क्योंकि 2 तरह की फ़ीस होती है। एक होती है आप प्राइवेट किसी जगह पर एडमिशन लेते हो, जैसे राइज़ के अंदर आप एडमिशन लेते हो ऑनलाइन या फिजिकल PRC के अंदर, तो एक फ़ीस तो ये होती है। एक दूसरी फ़ीस होती है आई कैप को जो देनी होती है, अपने पेपर की फ़ीस देनी होती है, अपने आप को एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करने की फ़ीस देनी होती है। इस तरह की अलग अलग तरह की फ़ीस होती है। एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी देनी होती है कि हर साल जितने साल आप CA में लगाओगे उतने साल हर साल आपने एक प्रॉपर एक अमाउंट उनको पे करनी है आई कैप को एज अ स्टूडेंट रहने की। इसी तरह अगर आप CA कर लेते हो, मेंबर बन जाते हो, मेंबर की फ़ीस होती है। मतलब कि आई कैप क्योंकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने खर्चे वगैरह भी निकालने होते हैं। तो उसने खर्चे कैसे निकालने होते हैं? फीसिस वगैरह लेकर,
पेपर की जो फ़ीस होती है उससे, यानी पेपर में खर्चा, वो एक पेपर का जो फ़ीस है वो 6,000 7,000 है एक पेपर की, पर पेपर। और अगर उसी अटैम्प्ट में दो पेपर चूज़ करते हो तो पर एक पेपर की 6,000, दूसरे पेपर उसी अटैम्प्ट में देने की तो कोई 5-6 हज़ार है। मतलब कि एक पेपर की 5-6 हज़ार फीस है, उतना खर्चा तो उनका नहीं हो रहा होता ना आई कैप का। मगर आई कैप उसके जो बाकी पैसे बचते हैं वो अपने अकाउंट में रखता है, बाकी यानी अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को सैलरीज़ वगैरह देता है। इस तरह की यानी इनका कोई सीन होता है, क्योंकि आई कैप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि जितना वो कमाता है उतना खर्च करता है कहने को। इस तरह पहली होगी स्कॉलरशिप जो टॉप 20 पोजीशन होल्डर्स को मिलती है, क्योंकि मैं मेडिकल से था, मेडिकल के अंदर तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो ये ICS वाले या इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अगर किसी के अपने बोर्ड के अंदर, जिस तरह मैं बहावलपुर बोर्ड से था, कोई मुल्तान बोर्ड से होता है, कोई लाहौर बोर्ड से होता है, कोई साहिवाल बोर्ड से होता है, अपने बोर्ड के अंदर जिसकी टॉप 20 पोजीशन आएगी वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। मगर इसका भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि इसका भी कोई टेस्ट वगैरह होता है। इस प्रोसेस को के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 6-7 महीने लग जाते हैं। मतलब समझ लीजिए, अगर आप टॉप 20 पोजीशन होल्डर हैं और आप नवंबर के अंदर या दिसंबर के अंदर एडमिशन लेते हैं, आपने मार्च तक CA का PRC कर भी लेना है। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए बैठे रहे, अगले साल के एंड तक भी आपका PRC नहीं होना, ये याद रखना। मतलब कि जो इस स्कॉलरशिप के पीछे लगता है, इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है। एक ये मैंने बता दिया आपको, पहले ही बता दिया है। अगर कोई एलिजिबल भी है तो ये ना इस उम्मीद में ना बैठा रहे कि मैं स्कॉलरशिप लगेगी उसके बाद स्टार्ट करूँगा CA, वो फिर बैठा ही रह जाएगा अपनी ज़िंदगी, उसका वही टाइम ज़ाया हो रहा होगा। और टाइम मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। तो इसके अलावा होती है एक इंडोमेंट फ़ंड, ये कैफ के लिए वाले बच्चों के लिए है, पता नहीं PRC वालों के लिए है कि नहीं, क्योंकि ये साल में सिर्फ 2 दफ़ा होती है। एक मार्च में ओपन होती है ये इसके लिए अप्लाई करने के लिए, जो टाइम है, एक दफ़ा मार्च में कर सकते हैं, एक दफ़ा सितंबर में, और ये साल में सिर्फ 2 दफ़ा होती है। और PRC के पेपर हर साल में 2 महीने बाद हो रहे होते हैं, जनवरी में हो रहे हैं, मार्च में हो रहे हैं, मई में हो रहे हैं, नवंबर में हो रहे हैं, इस तरीके से। तो अगर कोई स्कॉलरशिप के लिए बैठा रहे, वो भी अपना टाइम ज़ाया करेगा, क्योंकि मार्च में ये कैफ वालों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि मैंने अपनी दफ़ा अप्लाई की थी, तीनों दफ़ा मैंने अप्लाई की थी, तीनों दफ़ा मेरी लग गई थी। और इसकी जो पेपर की फ़ीस होती है, मुझे 3 पेपर देने की कोई 20-25 हज़ार फ़ीस थी, वो मुझे एग्जाम्प्ट हो गई थी तीनों दफ़ा। मतलब कि कोई 75,000 से 80,000 रुपीज़ मुझे आई कैप ने एग्जाम्प्ट कर दी थी, क्योंकि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल था, इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल था। क्योंकि मेरे जो फादर की जो सैलरी है वो एक प्रॉपर अमाउंट जो कि आई कैप कह रहा था उससे कम थी, ठीक है। तो मैं इसके लिए एलिजिबल था, तो इसलिए मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है कि जो मेरी जो अभी तक जो टोटल खर्चा हुआ है CA के ऊपर, वो कोई 1-2 लाख से भी कम हुआ है अभी, मतलब 2 लाख रुपये से कम ही हुआ है अभी इस 2 सालों के अंदर। इसका ये मुझे फ़ायदा हुआ है। तो कैफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। PRC यार के टोटल 3 पेपर हैं, उसकी किसी तरह आप अरेंज कर सकते हैं फीस मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बाकी प्राइवेट कॉलेजेस के मुकाबले में तो काफ़ी कम ही है ना। इसका अगला क्वेश्चन, इसका बल्कि एक और 2 स्कॉलरशिप और भी है। एक है स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम, जिसके अंदर ना मेरे नहीं ख्याल में कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई प्रोग्राम है। इसके अंदर यही है कि आपकी फ़ीस जो होती है वो कम हो जाएगी, पेपर की जो फ़ीस है वो कम हो जाएगी। लेट्स सपोज अगर ये जो आई कैप को एज अ स्टूडेंट हमें रजिस्टर करवाने की फ़ी पे करनी पड़ती है, और ये हम पे करते हैं कोई 16-17 हज़ार होती है इसकी फ़ीस एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करवाने की सिर्फ। उसको जब आप रजिस्टर करवाते हैं आपको एक नंबर इशू होता है, CEN एक नंबर होता है, छोड़ो आपको रोल नंबर की तरह ही होता है, स्टूडेंट नंबर, इस तरह ना वो इशू होता है आपको। तो उसकी जो फ़ीस है वो है 16,000। इस तरह अगर ये इसके लिए अप्लाई करते हैं आप स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो इसकी यानी फ़ीस कम हो जाएगी। और नुकसान क्या होगा, ये जो फ़ीस कम हुई है ये फ्यूचर में रिकवर की जाएगी आपसे, मतलब कि कम नहीं हुई, डिले हुई है। ये थे आपने 1 लाख रुपये आई कैप को देने थे, आपने कहा 50,000 अभी ले लो, 50,000 बाद में दे दूंगा, मगर वो बाद में जो देने पड़ेंगे तब आपको ज़्यादा दुख होने वाला है, क्योंकि ये जो फ़ीस है ये रिकवर होगी आर्टिकलशिप के दौरान। आर्टिकलशिप के दौरान आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा उसमें से कट होगी, और जो स्टाइपेंड होता है वो तो इतना कम होता है कि बंदा अपना हॉस्टल का खर्चा भी पूरा नहीं कर सकता, इतना कम होता है। और उस वक्त अगर बंदे की इस तरह की डिडक्शन हो रही होंगी, आई कैप काट रहा होगा उसके पैसे, तो उसको लग पता जाएगा कि वो ये सोचेगा चलो साथ साथ पैसे दे लेता जो थोड़े बहुत देने थे, अब इकट्ठे इतने पैसे आई कैप मेरे निकाले जा रहे हैं, उसको फिर बाद में बंदे को ज़्यादा दुख होगा मेरे ख्याल में। यानी अगर कोई बंदा है जिसको लग रहा है मेरे अभी गरीब हूँ, फ्यूचर में अमीर हो जाऊँगा आज से 1-2 सालों बाद, तब वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इसको अभी कम पैसे देने पड़ेंगे, बाद में इसको
जिस तरह करके वो मर्ज़ी गुजार ले। मतलब कहने का मतलब ये। इसके अलावा एक इंटरेस्ट फ्री लोन देता है आई आपको। इसका मुझे बिल्कुल कोई प्रोसीजर नहीं पता, मगर यार बात तो वही है तो लोन। फिर ये भी तो पैसे लोगे, उसके बाद पैसे चुकाने भी हैं। और लोन तो ऐसी चीज़ है कि इतनी मनहूस चीज़ होती है कि जो बंदा ले लेता है उससे लोन कभी चुका ही नहीं होता। ये ट्रैक रिकॉर्ड है इस पूरी दुनिया के अंदर। कोई अमीर से अमीर बंदा भी लोन लेता है, उसको भी जब पे करने की बारी आती है फिर उसको लगता है पता। ये तो कॉमन चीज़ है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, आई कैप से कब रजिस्टर करवाते हैं हम। मतलब कि कोई अगर दिसंबर के अंदर एडमिशन ले रहा है, उसने मार्च में अगर पेपर देने हैं, तो आई कैप से कब रजिस्टर करवाएगा। पेपर देने से 1 महीने या 1-2 महीने पहले। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपने दिसंबर में एडमिशन लिया तो दिसंबर में ही आपने आई कैप के साथ रजिस्टर करवाना है। आप जनवरी में भी करवा सकते हैं, फरवरी के अंदर भी करवा सकते हैं, मगर एट लीस्ट 1.5 मंथ पहले करवा लेना है। मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर भी कोई डिले वाला प्रोसेस आ सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपने अगर मार्च में पेपर देने हो, आपको अभी तक एज अ स्टूडेंट आई कैप ने रजिस्टर ही ना किया हो और आप पेपर के लिए अप्लाई ना कर सके हो, आपका टाइम ज़ाया हो गया हो। इसलिए मैं कहूँगा अगर समझ लो कोई दिसंबर में एडमिशन ले रहा है, जनवरी के आखिर तक या फरवरी के पहले हफ्ते के अंदर अंदर लाजमी करवा लिया अपने आप को रजिस्टर। रजिस्टर कैसे करवाना है उसका कोई बाद में मैं बता दूंगा। मतलब कोई मुश्किल काम नहीं है। आई कैप की वेबसाइट पे जाना है, हाउ टू डू CA पे क्लिक करना है, वहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर एज अ स्टूडेंट, इस तरह करके कुछ लिखा होगा। वहाँ पे जाना है, अपनी डिटेल वगैरह फिल करनी है। इतना तो कर ही लोगे, नाम वगैरह लिखना आता है ना अपना, नेम, फादर नेम, और अपनी तस्वीर वगैरह लगानी है, और अपना सारा डाटा पुट करना है, मैट्रिक का, FSC का। तो और इसके अलावा फिर आखिर में फ़ी वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा कोई 16-17 हज़ार का। वो आई कैप की फ़ी पे करोगे तो 10 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर अंदर आपको जो CEN होता है नंबर, स्टूडेंट नंबर, वो आपको इशू हो जाएगा। तो जब वो इशू हो जाएगा उसके बाद आपने पेपर, समझ लो आपने जनवरी में अप्लाई किया, आपको CEN मिल गया, तो आपने पेपर देने हैं मार्च के अंदर। मार्च में पेपर देने हैं तो वो फरवरी के एंड के अंदर पोर्टल के अंदर ऑप्शन आ जाएगा पेपर के लिए अप्लाई करने का। जब अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा उससे पहले ही कॉलेज वाले आपको बता देंगे, या आपको खुद भी पता चल जाएगा, हर स्टूडेंट शोर कर रहा होगा पेपर के लिए पोर्टल ओपन हो गया है, पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मर्ज़ी होती है, हम बेशक 1 पेपर दे लें, 2 पेपर दे लें या 3 पेपर दे लें। पहले तो ऐसे होता था, आपका मुझे नहीं पता, अभी भी ऐसे ही होता होगा, क्योंकि कैफ के अंदर तो ऐसे ही होता है अभी भी। PRC का पता नहीं, मगर मर्ज़ी होती है। क्योंकि मैंने भी पहले 3 पेपर दिए थे, फिर 2 पेपर दिए थे। जब मैं CA था उसमें 5 पेपर होते थे, तो मैंने 3 पेपर किसी और महीने दिए थे, 2 पेपर किसी और महीने दिए थे, डिवाइड करके दिए थे 2 फेज़ के अंदर। तो अभी तो फ़िलहाल 3 पेपर हैं, 3 पेपर इकट्ठे भी दिए जा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। मतलब कि जनवरी में अगर आप रजिस्टर करवाते हैं आई कैप के साथ, तो फरवरी के आखिर में पोर्टल ओपन होगा। पोर्टल पे आपको क्योंकि CEN मिल चुका होगा, CEN नंबर को आप डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। पोर्टल लॉगिन होने पे आप वहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर पेपर, पेपर पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे सारे पेपर के नाम आ जाएंगे। जो से पेपर का नाम अप्लाई करना होगा उस पर टिक मारोगे, उसके बाद अप्लाई कर दोगे। उसके फिर आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी आई कैप की। एक होती है एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करवाने की फ़ीस 16,000, जो 17,000 इतनी है। मेरी बारी कम होती थी, मेरी बारी 10,000 होती थी आज से 2 साल पहले। अब क्योंकि महंगाई हुई है, इन्फ्लेशन हुई, आई कैप ने अपनी जो फीसिस हैं उसको भी इंक्रीज़ किया है, मगर मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। चलो क्या कर सकते हैं, अब मेरी बारी तो अच्छा टाइम तो गुजर गया, अब आपकी बारी। महंगाई हुई है तो शायद आप लोगों के पेरेंट्स की जो सैलरी है उसमें भी शायद इजाफा हुआ हो, पता नहीं, शायद। तो मतलब कहने का मतलब ये फ़ीस फिर भी है ज़्यादा आई कैप की, मगर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि दूसरी ये यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की है मेरे ख्याल के अंदर। तो यानी 16,000 17,000 तब एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करवाने की फ़ी पे करेंगे। उसके बाद पेपर देते वक्त जितने पेपर देने होंगे उस पेपर की पर पेपर की फ़ीस होगी। ठीक है, ये भी हो गया आई कैप से कब रजिस्टर करवाते हैं। CEN की बात पे होगी। सेंटर चूज़, मतलब कि सेंटर आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। जो सी आप सिटी के अंदर रहते हैं, कैपिटल सिटी जो भी होता है अपने प्रोविंस की, उसके अंदर पेपर दे सकते हैं। पंजाब के अंदर मुल्तान में दे सकते हैं, फैसलाबाद में दे सकते हैं, लाहौर में दे सकते हैं, मरी के अंदर दे सकते हैं, यानी बड़े बड़े जो भी शहर होते हैं। अब मैं तो जनूबी पंजाब से हूँ, तो मेरे वहाँ पे बहावलपुर में नहीं होता, मुल्तान के अंदर पेपर होते हैं। मुल्तान के अंदर मैं जाके पेपर देता रहूँ। मुल्तान में भी दे सकता हूँ, लाहौर में दे सकता हूँ, जहाँ पे मेरा मन करे। बेशक पहले 2 पेपर किसी और मुल्तान में दे लूँ, दूसरे एक पेपर किसी और जगह पे दे लूँ, कैफ का 1 पेपर लाहौर में दे लूँ, मर्ज़ी होती है मेरी। अप्लाई करते वक्त ना, जब पेपर से 15 दिन पहले अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, उस वक्त हम सेंटर खुद चूज़ करते हैं। पेपर PRC में तो खुद चूज़ करते हैं, कैफ के अंदर फिक्स होते हैं कि समझ लो 1 मार्च को ये पेपर होना है, 2
मार्च को ये पेपर होना है, इसका 6 महीने पहले ही पता चल जाता है। उसकी तो डेट शीट आती होती है। पीआरसी के केस में आप खुद पेपर सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर 15 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, 15 से 20 तारीख के दौरान आपकी मर्ज़ी है, बेशक 15, 16, 17 तारीख चूज़ कर लो या 15, 18, 19 कर लो, मर्ज़ी होती है आपकी। पीआरसी के केस में, कैफ के केस में नहीं। तो ये चीज़ मैंने बता दी। ये ऐसी चीज़ें जो आपको पता तो लग जानी है अगर आपने सीए के अंदर आना है। मैं फिर भी बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाउ टू अप्लाई फॉर पेपर भी मैंने बता दिया कि पोर्टल पे जाना है, पोर्टल में अप्लाई फॉर पेपर का एक ऑप्शन होगा, उसमें करना है। ये चीज़ भी मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था। और एक क्वेश्चन है स्टडी मेथड या टेक्निक क्या होनी चाहिए हमारी पीआरसी के अंदर या कैफ के अंदर। यार 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो यानी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं एफएससी लेवल तक। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं ऐसे। एक वो जो साथ साथ रोज़ का काम रोज़ करते हैं। एक टीचर था, उसने सिर्फ 1 पेज पढ़ाया कॉलेज के अंदर। एक बच्चा वो है कि जिसने आके कर लिया, एक बच्चे ने कहा चलो 1 महीने बाद कर लेंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट ऐसा होता है जिसने रात को जाग जाग के पढ़ना होता है पूरी रात। और एक वो होता है कि जो कहता है बस मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करूँगा, मज़े करूँगा, साथ में इंजॉय भी करूँगा और पढ़ूंगा भी और अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलूँगा। एक वो होता है कि मैं पूरा 1 महीना मज़े करूँगा, उसके बाद आखिरी महीने के एंड में जाके फुल दिन भी पढ़ूंगा, रात को भी पढ़ूंगा। 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। दोनों ही अक्सर एफएससी में अच्छे मार्क्स ले रहे होते हैं, 90% से अबव जा रहे होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं था ऐसा लड़का जो साथ साथ पढ़ने का आदी था। अगर टीचर ने सिर्फ 1 लाइन भी पढ़ाई है, मैंने वो उसको घर जाके याद करना, याद करके लिखना है, लिख के अच्छी तरह रिवाइज़ करना है, 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज़ करना है। मगर किस्मत मेरी ऐसी थी, फर्स्ट ईयर में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। पता नहीं ये चेकिंग वालों ने क्या इशू किया था मेरे साथ, बहुत बकवास काम किया था मेरे साथ। बस उस वक्त मेरा मन ही उठ गया था इस एजुकेशन सिस्टम के साथ, फर्स्ट ईयर की चेकिंग पर। मतलब कि बिला वजह मार्क्स काट रहे हैं। मेरे फिजिक्स में बिला वजह मार्क्स काटे हैं कि उन लोगों को, यानी टीचर को अगर आपको जवाब पसंद नहीं आया, उसने हर क्वेश्चन के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का 2 नंबर का है, तो आधा नंबर या 1 नंबर मुफ्त में काट लेना है, क्योंकि उसको जवाब आपका पसंद नहीं आया। क्योंकि फिजिक्स के केस में ऐसा होता है कि हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब नहीं होता, हर किसी का अपने मुताबिक होता है। हमने याद किया होता है वो जो शर्रा की स्कॉलरशिप होती है, या पता नहीं कौन सी होती थी, वो गाइड होती थी, वहाँ से किए थे सारे सवाल। यानी उसी टीचर से, उसी बुक से किसने एक बच्चे ने याद किया, उसको 75 में से 85 में से 85 मिल गए। दूसरे को हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर काटा हुआ है, 18 शॉर्ट क्वेश्चन, 18 नंबर काट लिए उसके। एमसीक्यू सारे सही, न्यूमेरिकल सही, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो मार्क्स काट नहीं सकता, वो काटेगा कहाँ, जहाँ पे उसका मन करेगा। ऐसे 10 बच्चों के पेपर चेक करके आ रहा होगा, जो सारे बच्चे फेल कर रहे होंगे। दरमियान में एक बच्चा ऐसा भी आ जाएगा जिसका बहुत अच्छा पेपर लिखा होगा, वो गुस्से के अंदर होगा, उसका भी ऐसे काटा काटा मारता जाएगा। अजीब बात है यार, ये मेरे साथ यही कुछ हुआ था फर्स्ट ईयर के अंदर, फिजिक्स के अंदर भी और बायोलॉजी के अंदर भी। क्योंकि मुझे ये फिजिक्स जो थी वो बहुत इतनी पसंद थी, मैं अब क्या बताऊँगा आपको। फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं थी, मगर मेरा रट्टा फिर भी स्ट्रॉन्ग था। इतना तो मुझे यकीन था 85 में से 80 से ऊपर तो आ ही जाएंगे। पता नहीं मेरे साथ यही सीन हुआ है। 20 नंबर वहाँ पे काटे हैं, मेरे 2 सब्जेक्ट में खाली 40 नंबर कट गए। बाकी इंग्लिश उर्दू में तो 15 नंबर या 10 नंबर तो कटने ही होते हैं। इस तरह करके मेरे यानी 435 मार्क्स बने थे 505 में से। पता नहीं कितने बने थे, मतलब कितनी परसेंटेज थे मार्क्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो सेकंड ईयर में भी मैंने उसी तरह ही पढ़ा था, उतनी ही मेहनत की थी। उसमें मेरे अब 460 आ गए थे 505 में से, मतलब 40 मार्क्स कटे थे। उसमें मेरे साथ ये सीन नहीं हुआ था चेकिंग वाला, बायोलॉजी या केमिस्ट्री या फिजिक्स वाला। बाकी इंग्लिश उर्दू में तो मार्क्स कटने ही होते हैं, वो तो कंपलसरी होता है ना। मतलब कि स्टडी मैटर, बस ये आपने ये फॉलो करना है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है। एफएससी के अंदर तो आप 90% से ऊपर मार्क्स ले सकते हैं, सीए के अंदर नहीं ले सकते। गलती से भी ना सोचना कि मैं इस तरीके को फॉलो करूँगा और पास हो जाऊँगा, नहीं पास होगे। सीए के अंदर ऐसी चीज़ है कि लेट्स सपोज एक दिन आप ABC सीख रहे होंगे, तो दूसरे दिन उससे सेंटेंस बनाना सीख रहे होंगे। मतलब कि पहला लेक्चर दूसरे लेक्चर के साथ रिलेट कर रहा होगा, लिंक कर रहा होगा। अगर आपने पहला लेक्चर सिर्फ लेक्चर ले लिया, उसको याद नहीं किया घर जाकर, तो उसके अगले दिन जब आप ABC से सेंटेंस बनाना सीख रहे होगे, आपको तो समझ ही नहीं आनी। आपने एक दिन में ABCD पढ़ा है, दूसरे दिन CAT जब कैट आएगा ना, तब लग पता जाएगा। तब ये एक सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी ना समझ आने वाली की। एक दिन लेक्चर लिया, उसका सबक याद नहीं किया, उसके अगले दिन लेक्चर भी लिया, समझ कुछ नहीं आया, उसके अगले दिन आके फिर रिवाइज ना किया। इस तरह पूरी एक सीरीज़ बनती चली जाएगी ना समझ आने वाली की, कि एक बच्चा लेक्चर लिए जा रहा है, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा और वो फेल कर रहा है। और ये वो बच्चा जो शिकवा करता है कि मैंने बहुत मेहनत की, क्योंकि उसने पेपर के जब नज़दीक आ रहा था 1 महीना पहले उसने मेहनत शुरू कर दी थी, मगर उसको क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए थे,
उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो अपनी तरफ से तो दिन भी पढ़ रहा था, रात को भी जाग जाग पढ़ रहा था, 4 घंटे सो रहा था, 3 घंटे सो रहा था, और वो दुनिया को कह रहा था मैंने इतनी मेहनत की, फेल हो गया। फिर तुमने फेल होना था, क्योंकि ये एफएससी तो है नहीं जिसके अंदर वो वाला पुराना मेथड काम करेगा। यहाँ पे सीए कंसिस्टेंसी मांगता है। सीए कहता है बेटा तूने अगर कल का काम आज ना करके आया ना बेटा, तू गया, फिर आज का काम तो याद नहीं आएगा। मतलब अगर तूने एक दिन का चलो कुछ हो भी जाता है गैप, मगर ऑनलाइन के अंदर ये बड़ा फ़ायदा है यार, क्योंकि मैंने ऑनलाइन किया है। फिजिकल वाले बच्चे तो इस वजह से काफ़ी फेल होते हैं। एक दिन मतलब कोई बुखार वगैरह आ गया, उसके अगले दिन जब जाते हैं कॉलेज उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। जबकि ऑनलाइन के अंदर अगर आपको बुखार आता है, वो लेक्चर आप उस दिन नहीं लेते, उसके अगले दिन वही लेक्चर ले रहे होते हैं जो आपने मिस कर दिया था, कोई मसला नहीं। मतलब ये मज़ा होता है ऑनलाइन का, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन किया, मुझे तो ऑनलाइन के मज़े पते हैं। फिजिकल के मज़े भी शायद होते होंगे कोई टर्की लोगों के लिए। मतलब बस यही है यार, ये क्वेश्चन थे कॉमन। जो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे लोगों के, भी पता नहीं किस किस तरह के क्वेश्चन होते हैं लोगों के, अजीब सुनने में लगते हैं मुझे। क्योंकि अब मैंने तो जब मेरा सीए स्टार्ट हुआ था मुझे भी इस तरह के मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते थे। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बुक्स कैसे मंगवानी है, मैं कहता हूँ कैसा सवाल पूछ रहा है यार, कोई अजीब सवाल की बात नहीं होती। बस आप मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दे दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी तो इस फेज से गुजरा ही हूँ। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।